सभी को नमस्कार। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की इस उन्मुखीकरण कार्यशाला में आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत स्वागत है। और चूंकि जैसा कि राष्ट्रीय स्तर का यह कार्य है, तो निश्चित रूप से इसके संपादन की जवाबदेही समस्त अधिकारियों के साथ-साथ जो चयनित स्कूल हैं, उनके प्रधान पाठक और शिक्षकों की भी है। हम थोड़ा-सा, जैसे कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का सर्वे है, थोड़ा-सा इसकी यात्रा पर चर्चा करेंगे। तो है हमारा 2014 से प्रारंभ हुआ। 2014 जैसा कि विदित है कि यह प्रत्येक 3 वर्ष में विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता और उनकी पृष्ठभूमि को जांचने के लिए पूरी कार्रवाई की जाती है। और चूंकि राष्ट्रीय स्तर का सर्वे है, एक समय में एक दिनांक में पूरे देश में संपन्न होता है और प्रदेश के साथ साथ जिले की ग्रेडिंग पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक 3 वर्ष में होने वाले सर्वेक्षण कार्य को व्यवस्थित और सुचारू रूप से शानदार तरीके से संचालन की और संपादित करने की जवाबदेही हम सभी को सौंपी गई है। तो थोड़ा सा इसकी यात्रा पे चर्चा करेंगे कि 2014 में जब पहला सर्वे हुआ, तो पूरे भारतवर्ष में जब मध्य प्रदेश की ग्रेडिंग का नंबर आया तो हम 24वें स्थान पर थे। निश्चित रूप से हमारा जो प्रदर्शन था वो बेहतर कहीं से कहीं तक नहीं था। पुनः 2017 में जब हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक बार पुनः इस सर्वेक्षण कार्य को संपन्न किया गया, तो हमारी स्थिति उस 24वीं पायदान से सुधर के 17वें में आई। तो हम अपने आप को थोड़ा सा अच्छी स्थिति में पाए और सबसे बढ़िया प्रदर्शन हमारे मध्य प्रदेश का 2021 के सर्वेक्षण में रहा, जब हमने 5वें स्थान पर कदम रखा। और अब हमारे पास 2024 में उस पायदान को बरकरार रखने की और साथ साथ और बेहतर प्रदर्शन करने का एक लक्षित करके जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, उसे मिलकर संपन्न करना अब हमारा कर्तव्य बनता है। एक छोटी सी यात्रा ये जो थी 2014 से 24 तक की, और इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर बात करें तो जो 3 स्टेज हमारी होती है, जो फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है और मिडिल स्टेज है। इसमें फाउंडेशनल स्टेज में इस वर्ष कक्षा 3 को, प्रिपरेटरी स्टेज में कक्षा 6 को और मिडिल स्टेज में कक्षा 9 के छात्रों का सर्वेक्षण होना निश्चित किया गया है। चूंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा सर्वेक्षण है, ये पूरी तरह से OMR सीट पर आधारित होता है, अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हमारा कंप्यूटरीकृत संसाधन है, जिसके कारण कंप्यूटर के माध्यम से पूरी जांच प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए इसकी स्वच्छता और इसकी स्पष्टता को बरकरार रखना भी हमारा कर्तव्य होता है। विद्यार्थियों को हम ऐसा प्रशिक्षित करें कि OMR सीट में जो गोले डार्क करने का या उसके जो भी दिशा निर्देश हैं, उसको वो विधिवत तरीके से संपन्न कर सकें। दूसरा, इसमें एक बात ये आती है कि ये शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ बच्चों की पृष्ठभूमि को जांचने का भी एक बेहतर तरीका है। और अभी जैसे खान सर ने आपको बताया इस दौरान कि इसमें एक छात्र प्रश्नावली शब्दावली इसमें आएगी, जो उस बड़े शब्द को छोटा करने में हमारी मदद करेगी। जैसे प्यूपिल क्वेश्चनर की अगर बात करें तो उसके लिए PQ शब्द यूज करेंगे, शिक्षक प्रश्नावली के लिए TQ इस्तेमाल करेंगे और शाला प्रधान के द्वारा जो प्रश्नावली भरी जाएगी उसके लिए SQ का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड अभी बीच में आएंगे, उन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जहां आपको ऐसे बुलेट पॉइंट लगते हैं कि इनको हमको नोट करना है, तो कृपया निवेदन है कि आप उनको नोट भी करते जाएं, ताकि हमारे संपादन की प्रक्रिया को पूरी तरह से चल सके। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि इसका फीचर क्या है, अर्थात किन कक्षाओं में कैसे इस पूरे सर्वेक्षण कार्य को संपन्न किया जाएगा। तो जैसा कि हमको विदित है कि इस वर्ष कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 को चिन्हित किया गया है। कक्षा 3 की अगर बात करें, जैसा आप PPT के माध्यम से भी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कक्षा 3 में छह प्रकार के टेस्ट फॉर्म का वर्णन किया गया है, अर्थात 6 सेट का प्रावधान रखा गया है, जिसको 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 कहेंगे। 3 विषयों में कक्षा 3 में ये हमारा पूरा सर्वेक्षण कार्य संपन्न होगा, जिसमें भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया,
कुल प्रश्नों की संख्या 45 पूछी जाएगी, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। बच्चा टेक्स्ट बुकलेट जो है हमारा, जिसको असेसमेंट टेस्ट बुकलेट कहते हैं, एटी जिसका नामकरण किया गया है, उस एटी के माध्यम से 90 मिनट में, या हम कहें कि ये हमारा एक प्रश्न पत्र है जो 45 मिनट में 45 प्रश्नों को 90 मिनट में हल करने के लिए बच्चों को दिया जाना है। अगर कक्षा 6 की बात करें तो इसमें भी सेट की संख्या 6 ही है। विषय वही 3 है, भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया। लेकिन यहाँ पर प्रश्नों का जो क्रम है वो 45 की जगह पे 51 हो गया है, संख्या 51 हो गई है, क्योंकि समय 90 मिनट का ही दिया गया है यहाँ भी। तो अगर 51 की बात करूं तो इसमें 15 प्रश्न हमारे भाषा के होंगे, 18 प्रश्न गणित के और 18 प्रश्न हमारे आसपास की दुनिया के होंगे। कक्षा 9 में अब चलते हैं, तो 9 की अगर बात करें तो इसमें कुल सेट की संख्या आएगी 8, 9-1 से लेकर 9-8 तक। और इसमें कुल 4 विषयों को यहाँ पर समाहित किया गया है, जिसमें भाषा है, गणित है, सोशल साइंस है और साइंस है। यहाँ पर कुल आइटम्स यानी प्रश्नों की संख्या 60 है और 120 मिनट का इसमें समय दिया गया है, अर्थात 2 घंटे में बच्चों को इस पूरे सर्वे कार्य को संपन्न करना होगा। यहाँ पे कक्षा 9 के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो 60 प्रश्न बच्चों को आएंगे वो रेंडमली इन 4 विषयों में किसी 3 विषय पर आधारित होंगे, अर्थात कुल 3 विषय का ही बच्चा सर्वेक्षण कार्य में अपनी सहभागिता देगा। लेकिन 4 विषयों को इसलिए समाहित किया गया है कि सेट के हिसाब से हो सकता है किसी में कोई 3 विषय हो, किसी में कोई 3 विषय हो, तो थोड़ा सा चारों विषय का हमको बच्चों को अभ्यास कार्य कराना नितांत आवश्यक है। तो लगातार अगर हम बच्चों से अभ्यास कार्य कराएंगे तो इसमें हम जरूर सफल होंगे। अगली बात अगर तो ये एक फीचर्स है। कुल 45 कक्षा 3 की अगर बात करें तो 45 क्वेश्चंस की है, 15-15-15 तीनों भाषा के, भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया के। और जो फीचर मैंने बताया था 15-18-18 अपने कक्षा 6 में, और कक्षा 9 की अगर बात करें तो इसमें 20-20-20 3 विषय के प्रश्न बच्चों को एटी के माध्यम से दिए जाएंगे और उसी में उनको यह पूरा कार्य संपन्न करना होगा ओएमआर सीट के माध्यम से। आगे देख तो इसमें हमको कुछ पूर्व तैयारी की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि अभी आदरणीय खान सर के माध्यम से आपने सुना है कि पूर्व तैयारी में, जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर बात करें हम तो ओएमआर सीट की बात करते हैं। ओएमआर सीट जो होती है, क्योंकि बच्चा प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार देते आ रहा है, कक्षा 6 का बच्चा छोटा होता है, 9 का बच्चा थोड़ा समझदार होता है, और कक्षा 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे कक्षा 3 के लिए ओएमआर सीट भरने का प्रावधान नहीं रखा गया है। कक्षा 3 के बच्चों की ओएमआर सीट को फिल करने का जो कार्य है वो एफआई के माध्यम से होगा। बच्चा जो उसकी असेसमेंट टेस्ट बुकलेट है, एटी जिसको कहेंगे, या हम हमारी भाषा में अगर कहें तो प्रश्न पत्र, उस प्रश्न पत्र में गोला लगा के विकल्पीय जो प्रश्न है उनके उत्तर को चिन्हित करेगा। और जो एफआई है, जो सर्वेक्षण कार्य के लिए उस संस्था में आएंगे, जो हमारे डाइट के छात्राध्यापक होंगे, वो उनकी कक्षा 3 के बच्चों की ओएमआर सीट को भरेंगे। कक्षा 6 और 9 की ओएमआर सीट को भरने की जिम्मेदारी हमारे बच्चों की होगी। इसलिए बच्चों का अगर हम निरंतर अभ्यास कराते हैं और बच्चों को लगातार ओएमआर सीट से जोड़े रखते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ओएमआर सीट की शुद्धता, स्पष्टता ये बहुत मायने रखती है कंप्यूटर जांच कार्य के माध्यम से। तो बच्चे को थोड़े से दिशा निर्देश की बहुत जरूरत पड़ेगी आपके, तो उन्हें समय समय पे आप इसका अभ्यास कार्य जरूर कराएं। दूसरी पूर्व तैयारी की बात करें हम तो जो नेस की प्रकृति है, जिसमें चूंकि इसमें जो प्रश्न आते हैं ये पूरी तरह से एलओ आधारित प्रश्न होते हैं, एलओस को लेके ही इसमें कोई पाठ्यक्रम होता नहीं है। जो कक्षा 3, 6 और 9 के बच्चों का आयु और अपना शैक्षणिक स्तर कक्षा के अनुरूप को ध्यान में रखते हुए इसमें पूरी तरह से एलोज आधारित प्रश्नों को समावेश किया जाता है, जिसमें विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं, चिंतन आधारित होते हैं, बच्चों की समझ को साझा करने, उनको जांचने वाले प्रश्न होते हैं।
तो निरंतर थोड़ा सा इसका अभ्यास कार्य कराएंगे तो हमें इसमें जरूर सफलता मिलेगी। दूसरी अगर बात करें हम, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो छात्रों की 100% उपस्थिति और उनकी उपस्थिति पंजी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब एफआई पहली बार आपकी संस्था में पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो आपसे छात्र उपस्थिति पंजी का ही ब्यौरा मांगेंगे। उस कक्षा में अध्ययनरत छात्रों की संख्या मांगेंगे, तो थोड़ा सा उपस्थिति पंजी को भी हम विधिवत संधारित रखें, ताकि जो 4 तारीख को हमारा सर्वे संपन्न होना है वहां पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई हमको महसूस न हो सके। छात्रों की उम्र, ऊंचाई, वजन की जैसे अभी बात किए थे, ये हमें पहले से निकाल के रखना है। क्योंकि उस दिन अगर हम ये सारी चीजों को करने लगे तो हमारा सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होगा। इसलिए आप पहले से ही बच्चों की जो उम्र है, उनकी ऊंचाई है, उनका वजन है, इसको पहले से निकाल के रखें, बच्चों के नाम के समूह उसको दर्शित करके रखें, ताकि हमारा जो एफआई आएगा ओएमआर सीट में इसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों को भरने के लिए, तो उनको बता के भी रखें। दूसरा ये है कि कक्ष का जो वातावरण है वो बैठक व्यवस्था पूरी तरह से अनुकूल हो, प्रकाश युक्त हो, हवादार हो, पानी पीने के संसाधन और भी जो दूसरी जरूरतें हैं वो समय सीमा में वहां पर उपलब्ध कराई जा सके, ताकि बच्चा जो है वो निश्चिंत रूप से सर्वेक्षण कार्य को संपन्न कर सके। इसमें 2 बातें और जो अभी आई थी, अगर सामान्य वर्ग का छात्र आपके यहाँ पर अध्ययनरत है तो अगर उसके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है, जो सामान्य वर्ग की निर्धन छात्रवृत्ति के लिए पात्र है, ऐसे बच्चे का आप ब्यौरा निकाल के रखेंगे। और दूसरा, विशेष पिछड़ी जनजाति के जो बच्चे हैं, जिसमें भरिया शहरिया बच्चे हैं, उनका भी डेटा आप निकाल के रखेंगे। और शिक्षकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है आपका नेशनल टीचर कोड में दर्शित उस कोड की जो लगभग 10 अंक का होता है और प्रत्येक टीचर को डायस के माध्यम से जनरेट किया जाता है। तो अपने प्रधान पाठक की लॉगिन आईडी से या जनशिक्षक के माध्यम से आप उस कोड को देख सकते हैं। डायस प्रपत्र में आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपका कोड क्या है, उसको भी आप निकाल के रखें। अब हम थोड़ा सा इसके आगे को चलते हैं कि ये हमारे कुछ उत्तरदायित्व हैं अलग अलग लोगों के। एमटीज अभी 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग जो है वो संपन्न हो चुकी है और 3 दिन तक लगातार एफआई को डाइट के माध्यम से ट्रेंड किया गया है, उनके दायित्वों को समझाया गया है। हमारे अपने भी कुछ दायित्व हैं उस दौरान, अभी उन पे भी हम चर्चा करेंगे। ये आरसीसी सेंटर का निर्माण किया गया है, जहां से पूरी सामग्री का आदान प्रदान और दूसरी सारी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। एक कंट्रोल रूम का भी निर्माण किया गया है आपकी सुविधा के लिए। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को उनके दायित्वों को समझा दिया गया है। कुछ सर्वे वाले दिन की अगर बात करें हम कि आखिर सर्वे वाले दिन हमको कैसा करना है, तो सर्वे वाले दिन आप अपनी प्रयास करें कि अपनी संस्था में जो चयनित विद्यालय हैं वहां पे सुबह 9 बजे के आसपास अपनी उपस्थिति आप दे दें। दूसरा, एफआई को भी निर्देशित किया गया है कि वो लगभग 9 साढ़े 9 बजे आपकी संस्था में उपस्थित हो जाए, क्योंकि सर्वे से पहले बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जिनको पूरा करना पड़ता है या बहुत सारे ऐसे दायित्व हैं जिनका निर्वहन करना पड़ता है। तो वो सारी जरूरतों या उन सारे दायित्वों को हम पहले पूरा कर लें और फिर उसके बाद निश्चिंत होकर हम इस पूरे सर्वे कार्य को संपन्न करें। तो उसके लिए सुबह 9 बजे के आसपास पहुंच जाएं। एफआई कक्षा में पहुंच जाएंगे 9 बजे तक और सबसे पहले वो आपसे अपनी संस्था की चयनित कक्षा के सेक्शन और उसमें अध्ययनरत बच्चों के बारे में पूछेंगे। यहाँ केवल संबंधित कक्षा की बात हो रही है, यहाँ पूरे स्कूल की बात नहीं हो रही है। मान लीजिए आपका स्कूल कक्षा 9 के लिए चयनित है। कक्षा 9 में अगर आपके स्कूल में एक से ज्यादा सेक्शन है तो उसकी जानकारी आप अपने एफआई को दीजिएगा। अगर उन सेक्शनों में अगर एक सेक्शन है, 3 सेक्शन है, अगर 30 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो भी उसकी जानकारी दीजिएगा। क्योंकि हमारा पूरा सर्वेक्षण अधिकतम 30 बच्चों पर ही केंद्रित है, अधिकतम 30 बच्चों का ही सर्वे होगा। ऐसी स्थिति में अगर उस कक्षा में आपके ज्यादा बच्चे हैं तो उनके चयन की प्रक्रिया भी एफआई के माध्यम से की जाएगी। अगर आपके सेक्शन ज्यादा हैं तो सेक्शन चयन की प्रक्रिया भी एफआई के माध्यम से की जाएगी।
तो ये सारा प्रोसेस होगा आपका कब, जब आप अपनी उपस्थिति पंजी को एफआई को दिखाएंगे। दूसरा, एफआई को थोड़ा सा कक्षों का भ्रमण भी करवाएं जहां पर हमको इस पूरे सर्वेक्षण कार्य को संपन्न करना है। एफआई वहां की बैठक व्यवस्था को देखेंगे और उसी दौरान जो आपके शाला प्रभारी वहां पर उपस्थित हैं और जो विषय शिक्षक हैं, यहाँ पे विषय शिक्षक का बड़ा महत्व है। जैसे मान लीजिए कक्षा 9 में हमारे हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय का यहाँ पर सर्वेक्षण कार्य हो रहा है, तो अगर ये चारों विषय अलग अलग 4 शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो चारों की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि इसमें उन चारों का टीक्यू भरा जाना है। दूसरा, जो एसक्यू भरने के लिए हमारे शाला प्रभारी हैं, शाला प्रधान हैं, उनका भी होना वहां पर नितांत आवश्यक है, क्योंकि उनके द्वारा भी हमारा स्कूल क्वेश्चनर वाला फॉर्म भरा जाना है। दूसरा ये है कि हमें एफआई का सहयोग करना है, क्योंकि एफआई जो है वो छात्राध्यापक है, अभी विभाग से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसका सहयोग, हालांकि यहाँ से उनको भी प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन फिर भी अगर कहीं उनको कोई परेशानी होती है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख के उनकी मदद जरूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे अधिकतम 30 छात्रों का, जो मैंने आपको बताया सैंपलिंग का अभी आगे हम बताएंगे कि अगर 30 से ज्यादा छात्र हैं तो वहां पे सैंपलिंग की प्रक्रिया होगी। 30 से कम छात्रों में कहीं कोई प्रकार की सैंपलिंग का प्रावधान नहीं है, अर्थात जितने बच्चे आपकी उस कक्षा में दर्ज हैं उन सभी बच्चों का सर्वेक्षण कार्य होगा। सैंपलिंग तभी होगी जब सेक्शन ज्यादा होंगे या 30 से अधिक बच्चे वहां पर अध्ययनरत होंगे। इसमें वाली सामग्री है, वो प्राप्त होने वाली सामग्रियां जो है उसमें 4 प्रकार की ओएमआर सीट आपको मिलेगी। एक एटी, जिसका फुल फॉर्म है असेसमेंट टेस्ट बुकलेट, अर्थात जिसको हम अपनी दूसरी भाषा में प्रश्न पत्र बोलेंगे। तो प्रश्न पत्र के लिए एक ओएमआर सीट मिलेगी। दूसरी ओएमआर सीट रहेगी बच्चों के लिए ही, उनकी पृष्ठभूमि को जांचने के लिए, और इसको कहते हैं पीक्यू, अर्थात पीपल क्वेश्चनायर, छात्र प्रश्नावली। एक और ओएमआर सीट मिलेगी जिसका नाम है टीक्यू। टीक्यू अर्थात टीचर क्वेश्चनायर, जो हमारे विषय शिक्षकों पर आधारित होगी, जो विषय से संबंधित और उनके सामान्य प्रश्नों को लेकर होगी। वहीं पर अगली जो रहेगी हमारी चौथी ओएमआर सीट, ये रहेगी एसक्यू के नाम से, जो स्कूल क्वेश्चनायर के नाम से चलेगी और जिसको हमारे जो शाला प्रधान हैं, प्राचार्य हैं, प्रधान पाठक महोदय हैं, जो उस संस्था के सबसे वरिष्ठ प्राचार्य की भूमिका में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उनके द्वारा भरी जाएगी। और ये सारी प्रक्रिया 4 प्रकार की ओएमआर सीट, 2 छात्रों के लिए, एक टीचर के लिए और एक प्रधान पाठक के लिए, ये पूरी पूर्व तैयारी हमको अपनी कक्षा में करना है। उस संदर्भ में हमने चर्चा की, सर्वे वाले हमारे अपने अपने क्या दायित्व रहेंगे, इसको लेके भी हमने चर्चा किया। सामग्री कौन कौन सी प्राप्त होगी, कैसे कैसे उन सामग्रियों का क्रियान्वयन होगा, ये सारी चीजें हमने अभी देखा। अब हम थोड़ा सा इसमें 2-3 जो ज्यादा क्लिष्ट सैंपल वाली बातें आती हैं, एक सैंपलिंग वाली जैसे बात करें, आजकल तो जेम पोर्टल से खरीदी, तो सैंपलिंग को हम देखेंगे। ये सबसे मुख्य बिंदु है। सैंपलिंग तभी होगी जब किसी संस्था में सेक्शन ज्यादा होंगे, 1 से ज्यादा, या फिर स्टूडेंट की संख्या 30 से ज्यादा होगी, क्योंकि आपको विदित है कि अधिकतम 30 बच्चों का सर्वेक्षण संपन्न होना है। अगर चयनित कक्षा में आपके 30 से ज्यादा विद्यार्थी हैं तो वहां पर स्टूडेंट सैंपलिंग का प्रावधान रहेगा, और अगर आपके चयनित विद्यालय में 1 से ज्यादा सेक्शन संचालित हैं तो वहां पर सेक्शन सैंपलिंग का प्रावधान भी रहेगा। तो 2 प्रकार की सैंपलिंग होना है। ये हालांकि हमने फील्ड इन्वेस्टिगेटर को इस संदर्भ में पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि वहां पे फील्ड में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर महसूस ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको भी इस पूरे प्रोसेस से परिचित कराने का उद्देश्य है। मैं सबसे पहले सेक्शन सैंपलिंग पर हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपका विद्यालय चयनित है
9 के लिए है, 6 के लिए है या 3 के लिए। और अगर आपके संस्था में एक से अधिक सेक्शन बच्चों के उस कक्षा के संचालित, मान लीजिए कक्षा 9 में आपके 3 सेक्शन संचालित है, तो सब पूरे बच्चों का तो सर्वे होगा नहीं, सर्वे होगा मात्र 30 बच्चों का। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके 3 सेक्शन हैं, तो उन 3 सेक्शनों में से किसी एक सेक्शन को चयनित करना होगा। सेक्शन चयन की प्रक्रिया क्या होगी, ये इसको देखेंगे अब हम, सेक्शन चयन या सेक्शन सैंपलिंग कैसे होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें आपके एरिया का पिन कोड होता है, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होता है जो 6 अंकों का होता है। उस 6 अंकों के पिन कोड को जो एफआई आपके विद्यालय में पहुंचेंगे वो आपसे मांगेंगे। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि ये प्रक्रिया वहीं के लिए है जहां पर एक से ज्यादा सेक्शन संचालित हैं या 30 से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। जहां पे विद्यार्थियों की संख्या 30 से कम है वहां पर सभी विद्यार्थियों का सर्वे होगा। 100% उपस्थिति वहां के लिए भी अनिवार्य है, यहाँ के लिए भी अनिवार्य है। तो हम देख रहे थे अभी सेक्शन सैंपलिंग कैसे की जाती है। तो जो आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर होगा 6 डिजिट का, उस पिन कोड के नंबर को आप एफआई को बताएंगे। एफआई उन सारे अंकों का योग करेंगे। योग तब तक करेंगे जब तक एक अंक निर्धारित होकर हमारे समक्ष ना आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे आप स्क्रीन पे, जैसे एक पिन कोड दिया है 451001। जब इसका टोटल किया 4 + 5 + 1 + 0 + 0 + 1, टोटल योग 11 आया। और फिर हमने, चूंकि ये 2 डिजिट है, हमको एक डिजिट में लेके आना है, तो 1 + 1 करें, उस 11 को अगर हम जोड़ते हैं 1 + 1 में, तो ये हो जाता है 2। ये जो 2 आया है हमारा, ये कहलाएगा हमारा आरएस। आरएस अर्थात रैंडम स्टार्ट। ये 2 जगह काम आएगा। एक तो हमारे सेक्शन सैंपलिंग के समय में, और दूसरा 30 से ज्यादा विद्यार्थी हैं तो पहले विद्यार्थी के चयन में इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो सेक्शन सैंपलिंग की प्रक्रिया अब यहां से चालू होती, जैसे हमारा आरएस निकल के 2 आ गया। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके 3 सेक्शन है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 3 सेक्शन में हमारा रैंडम नंबर 2 निकल के आया था पिन कोड के माध्यम से। तो इसमें हमारे 3 सेक्शन है, तो सेक्शन 1, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब ये जो रैंडम नंबर 2 हमारे साथ है, तो हम 2 चयन करने के लिए क्या करेंगे, हम स्टार्ट पॉइंट हमारा सेक्शन ए रहेगा। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करके जब हम सेक्शन बी में जाएंगे तो हमारी एक स्टेप पूरी होगी, और सेक्शन बी से जब सी में जाएंगे तो हमारी दूसरी स्टेप पूरी होगी। यानी हमारा सेक्शन चयनित होगा सी। इसमें क्या फर्क पड़ेगा? उम्मीद है आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हम पिन कोड के माध्यम से आरएस निकालेंगे, जिसको रैंडम स्टार्ट नंबर कहते हैं। तो उस रैंडम स्टार्ट नंबर हमारा पिन कोड का जो भी आएगा, मान लीजिए 4 आया, 6 आया, 8 आया, तो ये प्रोसेस हमारी लगातार आगे चलते रहेगी। अभी आप आगे देखेंगे, जैसे ये 2 सेक्शन है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेक्शन ए है। सेक्शन ए से जब हम सेक्शन बी में जंप करेंगे तो हमारी एक स्टेप होगी, मतलब एक अंक होगा। फिर हम जब सेक्शन बी से ए में आएंगे तो हमारा दूसरा हो जाएगा। यानी अगर 2 सेक्शन है और रैंडम नंबर 2 निकलता है पिन कोड के माध्यम से, तो हमारा सेक्शन चयन 1 होगा, ए होगा। अगला देखते हैं, मान लीजिए अगर आपका रैंडम नंबर पूरा 9 निकल के आता है, जैसे 480223 एक हमारा ये पिन कोड नंबर है मान के चलिए, और 3 सेक्शन है, तो ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक 9 नंबर हमारा निकल के ना आ जाए, या जो भी आपका नंबर रहेगा पिन कोड के योग का, ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगी। जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, सेक्शन 1 से सेक्शन 2, 2 से 3, सी तक आ गए। सी से पुनः 1 में जंप करेंगे, यानी जहां से स्टार्ट करेंगे एंड होने के बाद सीधा स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, बीच में हमको रुकना नहीं है। और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक हमारा रैंडम नंबर तक अंक ना पहुंच जाए, और जिस सेक्शन पे आके हमारा रैंडम नंबर एंड होगा वही हमारा चयनित सेक्शन माना जाएगा। तो उम्मीद है कि
इस पिन कोड के माध्यम से आपको इस सेक्शन चयन की प्रक्रिया समझ में आई होगी और आप इससे अवगत भी होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई शंका या कोई प्रश्न होंगे तो अभी इस पीपीटी के अंत में आपसे आमंत्रित किए जाएंगे और यहाँ से उनका समाधान करने का भी प्रयास किया जाएगा। अगला देखते हैं हम। अब आता है हमारा छात्र सैंपलिंग का, स्टूडेंट सैंपलिंग का। अभी इसके पहले हमने सेक्शन सैंपलिंग देखा था। अब देखेंगे हम, अगर हमारी कक्षा में 30 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, मान लीजिए हमारा सी सेक्शन चयनित हुआ और 30 में हमारे कुल दर्ज विद्यार्थियों की संख्या 58 मान लीजिए। अब 58 में चूंकि 30 बच्चों का ही हमको सर्वे करना है और अधिकतम बच्चों की संख्या 30 ही है, इससे ज्यादा हमको लेना भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वहां का एसआई नंबर निकालेंगे, अर्थात सैंपलिंग इंटरवल नंबर निकालेंगे। तो ये हमको ज्ञात होगा कि हमारा कौन सा बच्चा इसमें पात्र है, कौन चयनित है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम वहां से संपन्न करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र है कि जो कक्षा हमारी चयनित हुई है, यहाँ पे कक्षा का मतलब पर्टिकुलर अगर सेक्शन है तो वो सेक्शन, या कोई सेक्शन नहीं है तो वो कक्षा। तो जो सेक्शन हमारा चयनित हुआ है, उस सैंपल वाले सेक्शन या कक्षा में कुल दर्ज बच्चों की संख्या और बटे उसका 30 करेंगे। तो ये जो भाग देने के बाद जो अंक निकल के आएगा हमारा, यहाँ पे देखिए जैसे 58 कुल दर्ज बच्चे थे और 30 बच्चे हमको सैंपल के लिए लेना था, तो 58/30 जब हमने किए तो ये आया हमारा 1.93 और 1.93 जो है वो नियरेस्ट 2 के है। तो हमारा जो एसआई नंबर कहलाएगा वो 2 कहलाएगा। यहाँ पे लास्ट में एक बार पुनः मैं आपको बताऊंगा, ये छोटे छोटे जो वर्ड हमारे आ रहे हैं, जैसे आरएस आ रहा है, एसआई आ रहा है, एटी आ रहा है, पीक्यू आ रहा है, इनका एक बार फुल फॉर्म फिर से बताऊंगा मैं। तो ये एसआई नंबर जब निकल के आएगा, तो जो भी एसआई नंबर हमारा निकल के आया वो जिस अंक के नियरेस्ट होगा वही अंक हमारा एसआई कहलाएगा, सैंपलिंग इंटरवल कहलाएगा। अब इसका प्रोसेस ये चलेगा, जैसे मान लीजिए 1.50 निकल के आया तो वो 2 के नजदीक है तो हम 2 तक जाएंगे। अगर 1.46, पीपीटी में आप नीचे वाला देखेंगे उदाहरण 2, यदि दर्ज संख्या 44 है एवं सैंपल 30 छात्र का है तो 44/30 1.46 निकल के आया। तो अगर राउंड फिगर में इसको देखेंगे तो 1.46 नियरेस्ट 1 के है, तो ऐसी स्थिति में हमारा एसआई गणना में 1 आएगा। तो ये हमारा प्रोसेस चलेगा 30 से अधिक विद्यार्थी होने की स्थिति में। हालांकि एफआई को ये पूरी प्रक्रिया से अवगत करवा दिया गया है, लेकिन चूंकि आप भी वहां उनके साथ पर रहेंगे और आपका भी इस पूरी प्रक्रिया से अवगत होना नितांत आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कोई असुविधा फील्ड पर ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए आपको भी इन पूरी चीजों से अवगत कराया जाएगा। यहाँ पे सेक्शन सैंपलिंग की बात करें या छात्र सैंपलिंग की बात करें, तो अगर 30 से 44 तक आपकी दर संख्या है उस कक्षा की या चयनित सेक्शन की, तो यहाँ पे 30 से 44 का जो एसआई निकल के आएगा वो 1 आएगा। ये टेबल दिया गया है एक। 45 से 74 अगर रहेगी तो 2 आएगा। 75 से 104 तक अगर विद्यार्थी दर्ज है तो 3 आएगा। मेथड पूरी मैं आपको समझा दिया हूँ। आरएस नंबर जो है वो पिन कोड के माध्यम से 2 जगह काम आएगा, एक तो सेक्शन सैंपलिंग के समय में और दूसरा पहले विद्यार्थी का चयन करना। जैसे आगे अब आप देखेंगे छात्र सैंपलिंग की जो प्रक्रिया है, जब एफआई आपके विद्यालय में पहुंचेंगे सुबह और वो आपसे छात्र उपस्थिति पंजी मांगेंगे और छात्र उपस्थिति पंजी के अनुसार ही वो एक सीट भरेंगे, जिसको सैंपलिंग सीट कहेंगे। उस सैंपलिंग सीट में उस रजिस्टर के अनुसार पूरे विद्यार्थियों के नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद अगर 30 से ज्यादा विद्यार्थी हैं या सेक्शन 30 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां से एसआई नंबर के आधार पे आरएस की गणना करेंगे। आरएस की गणना करके फिर एसआई की गणना करके और फिर बच्चों को स्टूडेंट आईडी जनरेट करेंगे और इसके बाद एक और सीट जो हमारे समक्ष प्रदर्शित होगी
जिसका नाम है कंट्रोल शीट। उस कंट्रोल शीट में इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे बच्चों का नाम लिखकर, जो चयनित बच्चे हैं